नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग उपसर्ग सीरीज़ के वीडियोस में आज एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ बच्चों, मैं आपको कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आई हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं और जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं उन शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग को निकालने में। तो आज मैं कुछ शब्दों की प्रैक्टिस आपको कराऊंगी जिससे कि अगर परीक्षा में इस तरह के शब्द आ गए और उनमें आपको पूछा गया कि इन शब्द से आप उपसर्ग और मूल शब्द निकालिए, तो आपको उस तरह के शब्दों के लिए आप हैबिचुअल हों, आपको पता हो कि ऐसे शब्दों में उपसर्ग क्या होते हैं और मूल शब्द क्या होते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का नया वीडियो परीक्षा उपयोगी उपसर्ग के नाम से। मैंने पहला शब्द लिखा है अत्याचार। अत्याचार पहले वीडियोस में यदि आपने देखा हो तो मैंने कुछ ऐसे शब्द बताए थे जिसमें उपसर्ग निकालते समय हमें संधि का प्रयोग करना पड़ता है, यण संधि का प्रयोग करना पड़ता है। तो जब कभी भी आपके परीक्षा में अत्याचार हो गया, अत्यावश्यक हो गया, अत्यल्प हो गया, अत्यधिक हो गया, इस तरह के शब्दों का में उपसर्ग और मूल शब्द निकालने के लिए पूछे जाएं तो इन सबका जो उपसर्ग है वो आपका अति होगा और इसका मूल शब्द होगा आचार। आचार मतलब होता है व्यवहार। अति धन आचार, अति उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है और इससे मिलके बना अत्याचार। तो हमेशा जब कभी भी आप इस तरह का शब्द देखो अपनी परीक्षा में तो आप कंफ्यूज मत हो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अब यह अत्याचार में वो उपसर्ग ढूंढते हैं तो उसको अत्य लिख कर आ जाते हैं, अत्य लिख देते हैं। या आपकी जो चॉइस एमसीक्यू में अगर पूछे जाते हैं उपसर्ग तो ऐसे ही कंफ्यूजिंग पूछे जाते हैं कि किसी में अत पूछ लिया, किसी में अत्य पूछ लिया, किसी में अत्या पूछ लिया, फिर एक उपसर्ग होगा अति होगा। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें अति वाला तो कुछ है ही नहीं इस शब्द में, फिर हम अति कैसे लिखें। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ऐसा शब्द है जिसमें संधि का यूज़ हो रहा है तो ये उस हिसाब से इसका जो उपसर्ग है वो आपका अति है और इसका मूल शब्द है आचार। अगर अत्यल्प आपके पास शब्द आए तो अति उसका उपसर्ग होगा और अल्प उसका मूल शब्द होगा। यदि अत्यधिक आपका शब्द आए तो अति आपका उपसर्ग होगा और अधिक आपका मूल शब्द होगा। यदि अत्यावश्यक शब्द आए तो अति उपसर्ग होगा और आवश्यक मूल शब्द होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अति उपसर्ग। दूसरा शब्द है अध्यादेश। अध्यादेश भी शब्द कंफ्यूज करता है। अध्यादेश हो गया आपका अध्यक्ष हो गया। ऐसे शब्दों में मूल शब्द और उपसर्ग पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये वाले शब्द में भी मैंने आपको बताए थे कुछ ऐसे उपसर्ग जिसमें संधि का नियम लागू होता है, तो उसमें एक अधि उपसर्ग भी मैंने बताया था। यदि हम अध्यादेश शब्द से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करें तो इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा अधि और इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा आदेश, जिससे मिल के बना अध्यादेश। यानी कि यहाँ पर भी संधि का नियम लागू हो रहा है। आप पिछले वीडियोस में जो मैंने जिस नाम से बनाया था कि उपसर्ग में संधि के नियम, उसमें मैंने विस्तार में बताया था किस तरीके से कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनमें संधि का नियम लागू होता है। तो अधि उपसर्ग भी उनमें से एक है जिसमें हम अध्यादेश, अध्यक्ष, अगर इस शब्द आता है अध्यक्ष, इसमें आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना हो तो इसका जो मूल शब्द है वो है आपका अक्ष और इसका जो उपसर्ग है वो है आपका अधि। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें परीक्षक को पता है कि अगर बच्चे ने अच्छे से उपसर्ग का अध्ययन किया होगा विद्यार्थी ने तो वो इसका जवाब सही दे सकता है। इसीलिए मैंने ऐसे शब्दों को चुना है जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते हैं और परीक्षक को मज़ा आता है इस तरह के शब्दों को उनको देने में, जिससे कि उनका उपसर्ग के संबंध में विस्तार ज्ञान पता चल सके, विद्यार्थी कितना उपसर्ग के बारे में जानता है। फिर आपका है उन्नति। उन्नति शब्द भी उन्नति है आपका, उन्नयन है आपका, फिर उज्जवल है। इस तरह के जो शब्द होते हैं जहाँ पर उ वर्ण के साथ कोई एक आधा वर्ण आता है और उसके बाद पूरा वर्ण आता है, लेकिन उसकी शुरुआत किससे होती है? आपकी उ वर्ण से होती है। तो वहाँ पर जो आपका उपसर्ग होगा वो होता है उत।
यानी कि उन्नति शब्द हो गया, उसका जो उपसर्ग है वो है उत और इसका मूल शब्द है नति, यानी कि उन्नति। आप कंफ्यूज मत होइएगा, पता लगा उन्नति में पूछा जाए या उन्नयन पूछा जाए या आपसे उज्ज्वल पूछा जाए, इसका उज्ज्वल शब्द भी बहुत आता है, उज्ज्वल। इसमें भी आपका मूल शब्द क्या है, आपका उज्ज्वल में मूल शब्द है आपका ज्वल और इसका उपसर्ग है उत। तो इस तरीके से भी शब्द पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जहाँ कहीं पे भी ध्यान रखिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, यदि उ वर्ण से कोई शब्द शुरू हुआ है और उसके आगे इस तरीके से आधा वर्ण पूरा वर्ण लिए कोई शब्द है तो उसका जो उपसर्ग है वो आपका उत होगा, वो उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द होगा। उत का मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के शब्दों में जो उपसर्ग आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा उत। फिर है आपका अनुचित। इस तरह के शब्द भी बच्चों को भ्रमित करते हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी अनुचित में अगर पूछा जाए उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा तो इसका उपसर्ग निकाल देते हैं अनु और मूल शब्द लिख देते हैं चित, बन गया अनुचित, क्योंकि अनु भी एक उपसर्ग होता है। लेकिन अनु उपसर्ग लगता है अनुचर में, अनु पूरा उपसर्ग का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर यदि अनुचित हो गया आपका तो यहाँ पर इस तरह के शब्दों में आपका जो उपसर्ग होगा वो आधना वाला होगा, आधना, अनुचित, और इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा उचित। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुचित में जो ये न पे ऊ की मात्रा है, ऊ का स्वर है, जब हम ऊ के स्वर को अलग कर देंगे तो ये न आधा ही हो जाएगा, बिना स्वर के हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें हलंत लगाया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह के शब्द आए जिसमें व्यंजन के साथ उसका वर्ण जुड़ा हो और उपसर्ग और मूल शब्द निकालते समय हमें उसका जो वो है स्वर है उसको अलग निकालना पड़ रहा हो शब्द के रूप में, तो हमेशा उस जो व्यंजन है उस पर आपका हलंत आएगा। तो यहाँ पर जो अनुचित शब्द है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि इसमें अन आपका उपसर्ग है और उचित आपका मूल शब्द है। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें हम एक शब्द वो और इसमें अनाचार आता है, आपका अनादर आता है, तो अनाचार, अनादर ये भी शब्द वैसे ही हैं। ना पर आ का स्वर लगा हुआ है, तो जब अनादर शब्द में हम या अनाचार शब्द में हम आ को अलग करेंगे तो ना अपने आप ही हलंत में आ जाएगा। जैसे कि अन्न इसका उपसर्ग है और आदर मूल शब्द है, अन्न उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि कहाँ पर कौन सा वाला अन्न में न हलंत नहीं है और कौन से वाले अन्न में हलंत लगेगा। जैसे कि अगर आपका हमने शब्द लिखा अनमना, अब आपको अगर इसमें से पूछा जाए अनमना में उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो तो यहाँ पर आप पूरा अन्न करेंगे, क्योंकि मना या मन इसमें आपका प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। जब आगे हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो हम ऐसे शब्द भी देखेंगे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपका अन पूरा उपसर्ग होगा, यहाँ पर आप हलंत नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप पूरा अन लिखेंगे, ये भी उपसर्ग होता है। कहाँ उपसर्ग कहाँ पर ना पर हलंत लगना है, कहाँ पर नहीं लगना है, ये उसके मूल शब्द पर डिपेंड करता है। यदि मूल शब्द में कोई स्वर वर्ण आ रहा हो और वो उपसर्ग निकालते समय उस स्वर वर्ण को हम अलग लिख रहे हो तो उस ना पर आपका हलंत लगेगा, वो ना आधा हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है आपका दुराचारी। अब यहाँ पर भी इस तरह के शब्द भी आप लगाएंगे। ये दुराचारी बहुत ही आसान है और इसमें जो उपसर्ग है वो है दुर और इसका जो मूल शब्द है वो आचारी। आचारी मतलब होता है व्यवहार करने वाला, आचार करने वाला। दुर मतलब होता है बुरा। अब यहाँ पर भी देखिए वही है, अभी तक इससे पहले आपने दुर इस तरह का जो उपसर्ग पढ़ा था उसमें हमने आपको बताया था कि र जो आधा रा होता है वो शब्दों में रेव के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कि दुर्गंध हो गया, दुर्भाव हो गया, दुर्गुण हो गया। लेकिन यहाँ पर र का मतलब होता है आधा। अब हम शब्द देखें दुराचारी, तो दुराचारी में रा पर बड़ा आव का स्वर लगा है और जब हमने बड़ा आ के स्वर को यहाँ पर एक मूल शब्द के रूप में लिख दिया तो वो क्या हो गया, यहाँ पर रा से स्वर निकल गया और वो आधा हो गया। तो यहाँ पर इसीलिए दुर उपसर्ग आएगा आपका।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का कि कौन से वाले र में यदि रेव नहीं लगा है, दुराचारी शब्द में कोई रा का आधा प्रयोग रेव के रूप में नहीं हुआ है, तो उसका मूल शब्द इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। ध्यान रखिएगा आपको कि किस तरह के शब्दों में रा का रेव के रूप में प्रयोग होगा या रा का स्वर निकालकर इस तरह से शब्द लिखा जाएगा। उसके बाद है निराकार। निराकार भी ऐसे ही है। हमने उपसर्ग पढ़ा था, निर्भय पढ़ा था, निर्गुण पढ़ा था, आपका निर्जन पढ़ा था, उसमें र हम रेव के रूप में प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ अगर निराकार इस तरीके से शब्द आए तो यहाँ पर भी जो इसका उपसर्ग होगा वो हलंत लगाकर होगा। वैसे ही जैसे कि दुराचारी का हमने बनाया था, वैसे ही निर आपका उपसर्ग हो गया और आकार मूल शब्द हो गया। इसका मतलब जिसका कोई आकार ना हो उसे हम निराकार बोलते हैं। इस का ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर र रेव के रूप में प्रयोग होगा और कहाँ पर र निर का जो उपसर्ग है वो इस तरीके से प्रयुक्त होगा। इस तरह के शब्द भी आपके एग्जाम में आते हैं। फिर है पर्यावरण, सम्मान। सम्मान में भी आपका देखिए इसका जो, अब सम्मान में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। इसके उपसर्गों में इस तरीके से लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे सम प्लस मान, ठीक है, ये लिख देंगे क्योंकि उनको वो आसान लगेगा। सम अपना इधर आ गया और मान ऐसे हमने लिख दिया मूल, लेकिन गलत है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसमें जो सम उपसर्ग लगेगा, सम्मान, सम आधा और मान इसका मूल शब्द हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो सम्मान शब्द का उपसर्ग है वो इस तरीके से निकाला जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कंफ्यूज करता है विद्यार्थियों को कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये बहुत ही आसान है। पर्यावरण में उपसर्ग आपका परि उपसर्ग है और इसका आवरण इसका मूल शब्द है, पर्यावरण। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और सही आंसर नहीं दे पाते। तो इसका परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब होता है पर्दा, वस्त्र, यानी कि चारों ओर का पर्दा, पर्यावरण। हमारा जो एनवायरनमेंट है जिसको हम हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं, वही शब्द है ये। परि इसका उपसर्ग है और आवरण इसका मूल शब्द है। फिर है आपका अभिनव। अभिनव बहुत आसान सा है आपका, अभी इसमें उपसर्ग है और नव आपका मूल शब्द है। ये तो आप आसानी से, अभी उपसर्ग के जितने भी शब्द हैं वो तो बहुत ही आसानी से आप इसमें उपसर्ग पहचान सकते हो। अभिकल्प हो गया आपका, अभिमुख हो गया, अभिनव हो गया, इस तरीके से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अब एक और जो कन्फ्यूजिंग वाला शब्द होता है वो होता है सज्जन। अब सज्जन में जो उपसर्ग हैं, अब आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि सज्जन में उपसर्ग और मूल शब्द कैसे निकालें। तो जो हमने तरीका उत में यूज़ किया था, उत में भी हमने क्या कहा था कि ऊ वर्ण के बाद यदि कोई आधा वर्ण या पूरे वर्ण का बना शब्द हो तो उसका जो होगा उपसर्ग वो उत होगा। यहाँ पर भी देखिए सज्जन मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। अब इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा सत और इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा जन, यानी कि अच्छा व्यक्ति, सतजन। सदाचार एक शब्द है, इसमें आता है आपका सदाचार। सदाचार शब्द का भी पूछा जाता है बहुत। इसमें भी इसका जो उपसर्ग होता है वो होता है सत और इसमें जो मूल शब्द होता है वो होता है आचार। सत मतलब अच्छा, आचार मतलब व्यवहार। सदाचारी हो गया, सत्कर्म हो गया। अगर सिंपल सा आपको सत्कर्म पूछा जाए तो बहुत ही आसान है, फिर तो इसमें आपका सत आपका उपसर्ग हो गया और कर्म आपका मूल शब्द हो गया। ये तो बहुत आसान से निकाल सकते हैं। लेकिन जो सज्जन टाइप इस तरीके के वर्ड होते हैं उसमें जैसे मैंने उत का तरीका आपको बताया था वैसे ही ऐसे शब्दों का तरीका है। इसमें सत आपका उपसर्ग है और जन मूल शब्द है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के शब्द, ये जो सत उपसर्ग है, सत उपसर्ग भी इम्पॉर्टेंट है। सत उपसर्ग से भी काफ़ी सारे शब्द पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिर है आपका निसंकोच। निसंकोच में भी वही है कि इसका जो है उपसर्ग है वो है आपका निस और इसमें मूल शब्द है संकोच, यानी कि ये जो आधा जो स है यहाँ पर, वो जब हम इसका उपसर्ग निकालेंगे तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा, स के नीचे हलंत होगा। तो अपने आप ही अंडरस्टूड है
कि ये आधा सा है, तो ये भी हम आसानी से निसंकोच, इस तरह के शब्द जो आते हैं निसंतान, निसंकोच, ये हम आसानी से इनका उपसर्ग पहचान सकते हैं। फिर आपका स्वागत, स्वागत में भी बहुत सारे बच्चे इसमें स्व और आगत कर देते हैं, बहुत गलती करते हैं। स्व और आगत, इसका उपसर्ग में बहुत आसान लगता है उन्हें, स्व उपसर्ग है और आगत इसका मूल शब्द है, लेकिन नहीं। स्वागत में आपका जो उपसर्ग आएगा वो सु और इसका मूल शब्द होगा आगत। ये भी अगर आपको ध्यान हो तो ये भी मैंने जब उपसर्ग से संधि के नियम ऐसे वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि स्वागत हो गया, स्वल्प हो गया, इस तरीके के शब्द भी संधि के नियम से बनते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा स्व उपसर्ग नहीं है, इसमें सु उपसर्ग है, सु और आगत इसका मूल शब्द है। ऐसे स्वल्प एक शब्द है, स्वल्प मतलब होता है बहुत थोड़ा, उसमें भी आपका जो उपसर्ग है वो सु होगा और मूल शब्द होगा अल्प। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के शब्द भी बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं जो विद्यार्थियों को कंफ्यूज करते हैं, और लेकिन परीक्षक को ऐसे शब्दों को देने में परीक्षा में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि कितना ज्ञान उपसर्ग का विद्यार्थी रखते हैं। तो ऐसे शब्दों से पता चलता है कि उन्हें वास्तव में उन्होंने उपसर्ग का गहन अध्ययन किया है। फिर है आपका उद्घाटन। उद्घाटन में भी आपको इस तरह के उद्घाटन हो गया, आपका उत्कर्ष हो गया, आपका उत्थान हो गया, उद्भव हो गया, ये सारे जो शब्द होते हैं उसमें जो इनका जो उपसर्ग होता है वो होता है उत, और इसमें जो मूल शब्द होता है वो होता है घाटन। कहीं कहीं उत की जगह आपको उद उपसर्ग भी मिलेगा, दोनों सही है, उत और उद भी उपसर्ग सही है इसका। उद मतलब भी ऊंचा होता है, उत मतलब भी ऊंचा होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उद्घाटन अगर शब्द आए तो आप इसका उपसर्ग आप उत निकालेंगे और घाटन इसका मूल शब्द निकालेंगे। उत्कर्ष, मैंने ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैंने उत वालों का ज़्यादा अभ्यास करवा रही हूँ, क्योंकि इस तरह के शब्द आते हैं और बच्चे उसमें भ्रम में पड़ जाते हैं कि इनका उपसर्ग हम कैसे निकालें। तो उत्कर्ष भी बहुत आसान है, इसमें उत आपका वैसे ही आधा दिया गया है, हमने इसमें उत्कर्ष में उत इसका आपका वो है उपसर्ग है, और कर्ष मतलब होता है मूल शब्द। कर्ष मतलब होता है खींचना, और उत्कर्ष मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर की तरफ खींचना, यानी कि उन्नति से जुड़ा हुआ ये वर्ड है उत्कर्ष, इस तरीके से। तो यहाँ पर निश्चल, निश्चल भी देखिए, निश्चल शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के शब्द आते हैं, निश्चल हो गया, निश्चल हो गया। तो इसमें जो उपसर्ग है ये भी संधि के, विसर्ग संधि के नियम से काम करते हैं। तो इसमें इस तरीके का आपका शब्द बनेगा निहि प्लस छल, जिससे कि ये बन जाएगा निश्चल। आपका निश्चल हो गया, निश्चल हो गया, इस तरह के जो उपसर्ग में है वो निहि उपसर्ग का प्रयोग होगा। फिर है आपका प्रत्युत्तर, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो आप, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि आपका ये अत्याचार अत्यधिक वाला जो ऐसे उदाहरण है वैसे प्रत्युत्तर है। प्रत्युत्तर हो गया आप, इसमें आपका जो मूल शब्द होगा, सॉरी उपसर्ग होगा वो प्रति होगा और मूल शब्द होगा उत्तर, प्रत्युत्तर। इसमें भी यण संधि का नियम लागू होता है। तो यहाँ पे इस तरह के जो शब्द आते हैं, प्रत्युत्तर हो गया, तो वहाँ पर आपका ये प्रति उपसर्ग होता है। तो ये शब्द भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रत्युत्तर शब्द में संधि सॉरी आपका उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है। फिर है प्राध्यापक, प्राध्यापक शब्द भी, इस तरह के शब्द भी आते हैं। प्राध्यापक में अब देखिए यहाँ पर जो उपसर्ग है वो है आपका प्र, और इसका जो मूल शब्द है वो है अध्यापक। प्र मूल शब्द है, अध्यापक, तो प्र में प्राध्यापक, जब हम इसका जो स्वर है वो इसमें लगा देंगे प्र में तो प्राध्यापक हो जाएगा। तो अपने आप ही आप इसमें निकाल सकते हैं कि प्र इसका उपसर्ग है और अध्यापक इसका मूल शब्द है। फिर व्यायाम, व्यायाम इस तरह के व्यायाम हो गया, व्यवहार हो गया, जो इस तरह के शब्द आते हैं इसमें आपका वी उपसर्ग है और आयाम इसका मूल शब्द है। ये ध्यान रखिएगा, व्यवहार हो गया, व्यायाम हो गया, इस तरह के जो शब्द आते हैं उसमें वी उपसर्ग लगता है, वी उपसर्ग लगता है, वो भी वी उपसर्ग से बनते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे शब्दों की प्रैक्टिस करवाई है जो थोड़े से भ्रम में डाल देते हैं विद्यार्थियों को जब वो इनको पढ़ते हैं
और इनमें से वो उपसर्ग निकालने का प्रयास करते हैं, मूल शब्द निकालने का प्रयास करते हैं। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उपसर्गों को समझने में और आसानी हो गई होगी, और अब कैसा भी उपसर्ग यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसका उत्तर भली-भांति और बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से दे सकते हैं। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू।